साथियों, मैं हितेश कुमार आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछली क्लास में देखा था नंबर सिस्टम। पिछली क्लास हमारी थी परिचय की। हमने देखा था परिचय में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उन टॉपिकों का लेवल का क्या क्या रहने वाला है और कौन से कॉन्सेप्ट पर हम चलने वाले हैं। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में कुछ देखा था, एक दो टॉपिक देखे थे। पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमने देखा था नंबर सिस्टम में स्थानीय मान और जातीय मान, संख्याओं के मान, अर्थात संख्याओं के दो मान होते हैं, एक स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है। साथियों, स्थानीय मान स्थान के आधार पर बदलता रहता है और जातीय मान संख्या का जातीय मान बदलता नहीं है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान रहता है। जैसे हमने एक दो एग्जाम्पल की भी बात की थी। माना कि कोई संख्या है, इसमें बात करें 7 की जातीय मान की, तो 7 का जातीय मान क्या 7 ही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान 7 का जैसे जैसे स्थान बदलेगा उस तरह से बदलता जाएगा। जैसे 7 का यहाँ पे इस संख्या में स्थानीय मान क्या होगा 7 इंटू 10। और बात करें 5 की, तो 5 का यहाँ पे स्थानीय मान क्या होगा 5 इंटू 100। क्योंकि इसके आगे 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगाएंगे। इसके बाद में हमने बात की थी संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हमने देखा था जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने देखी पूर्ण संख्या अर्थात प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दे तो वो पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद हमने बात की थी पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस और 0 सभी संख्याएं शामिल होती है। इसके बाद हमने देखी थी सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूर्णतः भाग जाता हो या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसके बाद हमने देखी थी विषम संख्या जिसमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता हो या फिर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो। वो कौन सी संख्या है विषम संख्या। इसके अलावा हमने देखी थी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका खंडन किया जा सकता हो, जिसके टुकड़े किए जा सकते हो, अर्थात जिस संख्या के एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या में भी तोड़ा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या है साथियों जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, एक या स्वयं के अलावा अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वह क्या संख्या है अभाज्य संख्या। इसके अलावा हमने देखी थी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जिसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q 0 नहीं होता हो। और अपरमेय संख्या की बात करें तो जिसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे अपरमेय संख्या का आप एग्जांपल देखें तो अशांत दशमलव संख्या होती है ना, जैसे 5.4, 1, 2, 5, 4, 3 ऐसे चलता ही रहता है, 6, 7। इसका कोई मतलब शांत नहीं हो, अनंत तक चलती रहती है और न इसका कोई दोहरान हो। इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है अपरमेय संख्याएं, क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमने एक तो एग्जांपल और भी देखे थे, जैसे रूट की जो संख्या है जो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता वो क्या होती है अपरमेय संख्या देखी है, अपरमेय संख्या होती है। इसके अलावा हमने देखी थी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या साथियों वो संख्या जिसके मान संभव हो वो क्या है वास्तविक संख्या, और जिसके मान संभव नहीं हो वह काल्पनिक संख्या। जैसे हमने देखी थी रूट में जो माइनस की संख्या होती है वो क्या होती है काल्पनिक संख्या। अब हम बात करते हैं हमारे आगे की टॉपिक की। ये जो हमने रिवाइज किया है ये हमने पहले पीछे वाले लेक्चर में देख लिया है। साथियों, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन होंगे, जो आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या समस्या आ रही है, वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम एक वीडियो एक साथ लेकर आएंगे जिसमें वो सभी क्वेश्चनों को लेंगे, जिसमें आपके डाउट है समस्या है, उन सभी क्वेश्चनों का एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे। तो साथियों अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और चैनल को ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द। अब साथियों हम टॉपिक की आगे बात करते हैं। आज हम देखें भाज्यता का रूल।
साथियों आज हम देखेंगे भाज्यता। साथियों संख्याओं की जो भाज्यता है, हम देखेंगे कौन सी संख्या किससे भाजक हो रही है। हम पहले देखेंगे कि एक एक संख्या हो, जैसे 2 से कौन विभाजित होता है, 3 से कैसे विभाजित होता है, 4 से, 5 से, 6 से, इस प्रकार कुछ संख्याएं देखेंगे। फिर हम भाज्यता का जो रूल होता है वो भी देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं 2 की, 2 से भाज्यता। साथियों 2 से कौन सी संख्या भाजक होती है, ये हमें कैसे पता चले कि कौन सी संख्या 2 से भाजक है। साथियों इसे पता करने के लिए हम देखेंगे जो संख्या सम है, जो संख्या सम है वो हमेशा 2 से भाजक होती है। या फिर जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार की जो सम संख्याएं हैं, ये संख्या यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से हमेशा भाजक होगी। अब हम बात करते हैं 3 से भाजकता। साथियों 3 से भाजकता, जिस संख्या में संख्याओं का योग, जो संख्या दे रखी है उन सभी अंकों का योग यदि 3 से भाजक है, वो संख्या हमेशा 3 से भाजक होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। साथियों ये एक संख्या है, इसमें जो अंक है ना, अंकों का योग यदि 3 से भाजक है तो ये संख्या भी किससे भाजक होगी, 3 से भाजक होगी। जैसे 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 7, 7 और 3 10, 10 और 11। साथियों क्या 11 3 से भाजक है, 11 3 से भाजक नहीं है, अर्थात ये संख्या 3 से अभाज्य, 3 से भाजक नहीं है। इस प्रकार हम एक संख्या और लेते हैं जो 3 से भाजक हो। जैसे हम बात करते हैं 3, 4, 3 और 2। अब इस संख्या की बात करते हैं, इसमें संख्याओं का योग की बात करें तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 7 और 3 10 और 2 12। साथियों 12 3 से भाजक है, अर्थात ये संख्या क्या है, 3 से भाजक है। और इस संख्या की बात करें तो ये 3 से भाजक नहीं है और ये संख्या 3 से भाजक है। अर्थात जिस संख्या में अंकों का योग 3 से भाज्य है वो संख्या हमेशा 3 से भाज्य होती है। अब हम बात करते हैं 4 से भाजकता की। 4 से भाजक है, 4 से भाजकता। साथियों 4 से यदि किसी संख्या को भाजकता की जांच करनी है, इसके लिए हम देखते हैं इकाई और दहाई के अंक। अर्थात जिस संख्या में इकाई और दहाई के अंक या तो 0 0 है या वो 4 से पूर्ण भाजक है, वो संख्या हमेशा 4 से भाजक होती है। जैसे हम एक संख्या की बात करें, एग्जाम्पल लेके 24 की बात करते हैं। साथियों इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या है, लास्ट में 24 4 से भाजक है तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से हमेशा भाजक होगी। इसके अलावा जिस संख्या के अंत में डबल 0 है, 2 0 है, वो संख्या भी क्या होगी, 4 से हमेशा भाजक होगी। जैसे 7 0 0, ये संख्या भी 4 से भाजक है, ये भी 4 से भाजक है। और इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से पूर्ण भाज्य है तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 5 से भाजकता। साथियों 5 से भाज्यता का रूल होता है, जिस संख्या में इकाई का अंक 5 से भाज्य है या फिर इकाई का अंक 0 या फिर 5 है, वो संख्या हमेशा क्या होगी, 5 से भाजक होगी। जो संख्या का इकाई का अंक 5 से भाज्य है या फिर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ये संख्या साथियों 12 35 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो साथियों ये संख्या भी क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 6 से भाजकता।
साथियों 6 से भाजकता, यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाजक है, वो संख्या हमेशा क्या होगी, 6 से भाजक होगी। जो संख्या 2 और 3 से भाजक है, वो संख्या क्या होगी, 6 से भाजक होगी, क्योंकि 6 बराबर होते हैं 2 इंटू 3। अर्थात साथियों यदि किसी संख्या की हमें भाजकता ज्ञात करनी है तो उसके दो ऐसे गुणनखंड दो जैसे 6 अभाज्य गुणनखंड हो। यदि उस संख्या के 6 अभाज्य गुणनखंड से वो संख्या भाजक हो रही है तो वो संख्या भी उससे भाजक होगी। जैसे 6 के 6 अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 और 6, 2 और 2 इंटू 6 बराबर 6 होते हैं, और ये दोनों अपने आप में क्या है, 6 अभाजक। साथियों हम बात करते हैं 6 अभाजक संख्या होगी। 6 अभाजक वो संख्याएं हैं जो अपने आप में दोनों अभाज्य होती है। अर्थात वो भाज्य संख्या तो भाज्य अभाज्य हो सकती है, लेकिन वो दोनों संख्या अपने आप में क्या होती है, अभाज्य होती है। जैसे हम बात करते हैं 5 और 8 की। साथियों 5 और 8 क्या है, 6 अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 एक अभाज्य संख्या है। और बात करें 5 और 8 तो दोनों दोनों क्या है, 6 अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 का भाग न तो 8 में जाता है न 8 का भाग 5 में जाता है पूर्णतः, इसीलिए ये क्या है, एक 6 अभाज्य संख्या है। और यदि किसी संख्या के टुकड़े या खंड करने पर 2 6 अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, और उन 2 6 अभाज्य संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः भाज्य हो रही है तो वो संख्या उस गुणनखंड वाली बड़ी संख्या से भी हमेशा भाज्य होगी। जैसे 6 के 2 6 अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 3, और जो संख्या 2 और 3 से भाज्य होगी वो संख्या हमेशा 6 से भाज्य होगी। इसके अलावा साथियों इसमें बात करते हैं हम, एक तो 6, एक 12, एक 15, ऐसी कुछ काफी संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं 18, इनके 6 अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, और वो 6 अभाज्य गुणनखंड से यदि वो संख्याएं भाज्य है तो वो संख्या इन संख्याओं से भी भाज्य होती है। बात करते हैं 6 के 6 अभाज्य, 6 के 6 अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया। 12 के 6 अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, एक तो 3 हो गया, एक 4 हो गया। और 15 का 6 अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 हो गया और 5 हो गया। और बात करते हैं 18 की, 18 के 6 अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। साथियों जो संख्या 4 3 और 4 से गुणनखंड होगी, ये भाज्य होगी, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 12 से भाज्य होगी। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 3 और 5 से भाज्य है तो वो संख्या 15 से भी हमेशा भाज्य रहेगी। इसी प्रकार बात करते हैं 2 और 9 की, यदि कोई संख्या 2 और 9 से भाज्य है तो वो संख्या हमेशा 18 से क्या होगी, भाज्य होगी। ये साथियों कुछ भाजकता के रूल है। साथियों ये कोई वैसे रटने वाली बात नहीं है, हमें भी पता है यदि 6 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड से यदि वो भाज्य हो रही थी, उनकी संख्या से उनसे होने वाले जो उनकी जो मूल संख्या है उससे तो वो भाज्य होगी ही ना। अब हम साथियों आगे बात करते हैं 7 के भाजकता की रूल की। साथियों हम बात करते हैं 7 के भाजकता की रूल। साथियों 7 की भाजकता के ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ता है इकाई का अंक। इकाई के अंक को हमें क्या करना है, दुगुना करना है, और उस दुगुने अंक को शेष बची संख्या में से क्या करना है, माइनस करना है। और बची संख्या यदि 7 से पूर्ण भाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 7 से भाज्य होगी। अर्थात साथियों हमें कोई संख्या लेनी है, उस संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक को क्या करना है, हमें दुगुना करना है। इकाई के अंक को क्या करना है, हमें दुगुना। इकाई का अंक को हमें क्या करना है, 2 से गुणा, और बच्ची शेष संख्या से क्या करना है, उसे शेष संख्या से घटाना है। तो बच्ची संख्या यदि 7 से
भाज्य है तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। तो साथियों 7 की भाज्यता के लिए हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक को हमें क्या करना है, दुगुना अर्थात 2 से गुणा करना है। फिर जो पीछे बच्चे की संख्या उससे जो दुगुना करने के बाद जो संख्या आई उससे हमें माइनस करना है, घटाना है। घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उससे हमें देखना है कि वो 7 से पूर्ण भाज्य है। यदि वो संख्या 7 से पूर्ण भाज्य है तो वो संख्या थी वो 7 से भाज्य होगी। यदि फिर भी बड़ी संख्या बच रही है तो फिर इकाई के अंक को क्या करेंगे हम, दुगुना। और दुगुना करने के बाद वापस वही प्रक्रिया की 7 से हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 7 से भाज्य है या नहीं है। अब हम बात करते हैं एक एक एग्जाम्पल की। साथियों हमने एग्जाम्पल लिया है 24 29। 24 29 में इकाई का अंक क्या है, 9। तो हम 9 को क्या करेंगे, 2 से गुना अर्थात 18। अब 18 को हम क्या करेंगे, 242। 242 माइनस 18, 242 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 224। 224। अब 224 में फिर इकाई का अंक क्या है, 4। तो 4 को हम फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल, कितना आएगा 8। अब 8 को हम कितने में से माइनस करेंगे, 22। अर्थात शेष जो संख्या क्या बची है, 22। 22 माइनस 8 बराबर 14। तो साथियों हमें पता है 14 एक छोटी संख्या है और जो 7 से पूर्ण विभाजित होती है। अर्थात जो 24 29 है ये भी क्या होगी, 7 से पूर्ण विभाजित होगी। तो साथियों 7 से विभाजित करने का नियम या रूल या फिर बोले तो कॉन्सेप्ट ये है कि इकाई के अंक को हमें क्या करना है, दुगुना, और बची संख्या में से क्या करना है, माइनस है। और फिर से यदि संख्या बड़ी है तो फिर हमें इकाई का अंक को क्या करना है, दुगुना, बची संख्या में से क्या करना है, माइनस है। और जो संख्या बचती है वो यदि 7 से पूर्ण भाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, 7 से पूर्ण भाज्य होगी। अब बात करते हैं साथियों हम 8 से भाजकता। आठ से भाजकता। साथियों 8 से भाजकता वो संख्या जिसमें इकाई, दाई और सैकड़ा अर्थात प्रथम 3 अंक 8 से पूर्ण भाज्य हो या प्रथम 3 अंक क्या हो, 0 हो, वो संख्या क्या होगी, 8 से पूर्ण भाजक होगी। साथियों जिस संख्या में इकाई, दाई और सैकड़ा का अंक क्या हो, पूर्णतः 8 से भाज्य हो, वो संख्या क्या होगी, 8 से पूर्ण भाज्य होगी। जैसे हम किसी संख्या की बात करते हैं, ये एक संख्या है जिसमें इकाई, दाई और सैकड़ा का अंक लास्ट के 3 डिजिट, इकाई, दाई और सैकड़ा ये 3 डिजिट यदि 8 से भाज्य है तो ये कंप्लीट संख्या भी 8 से क्या होगी, भाज्य होगी। इसके अलावा जिस संख्या में अंतिम 3 अंक 0 है वो संख्या भी हमेशा 8 से भाज्य होगी। जैसे 7000 में अंतिम 3 अंक क्या हो गए, 0, तो ये संख्या भी 8 से हमेशा भाज्य होगी। इसी प्रकार 192 ये भी क्या है, 8 से भाज्य, तो ये पूरी संख्या, संपूर्ण संख्या भी 8 से क्या होगी, हमेशा भाज्य होगी। अब साथियों हम बात करते हैं 9 से भाजकता की। 9 से भाजकता साथियों 9 से भाजकता जैसे हमने देखा था 3 से भाजकता। 3 से भाजकता में हमने देखा था संख्याओं का योग देखा था, जो संख्या है उनमें अंकों का योग किया था और जो अंकों का योग 3 से भाज्य है वो संख्या क्या होगी, 3 से पूर्ण भाज्य होगी। इसी प्रकार 9 के भाजकता का यही रूल है, यदि संख्या में अंकों का योग 9 से पूर्णतः भाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। साथियों जिस प्रकार 3 वाली संख्या थी उसी प्रकार 9 का और 3 का रूल सेम है। जिस प्रकार 3 में अंकों का योग 3 से भाज्य है वो 3 से भाज्य होगी और अंकों का योग 9 से पूर्ण भाज्य है तो वो संख्या भी हमेशा 9 से पूर्ण भाज्य होगी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके क्या संख्या 9 से भाज्य
अभाज्य है कैसे हम पता करते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे ये संख्या है, इनमें अंकों का योग हम करेंगे 2 + 9 + 7 + 8 + 1। ये संख्याओं का योग 9 और 2, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27। साथियों 27 9 से क्या भाज्य है, 27 9 से भाज्य है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से पूर्ण भाज्य होगी। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं 10 के भाज्यता का रूल, 10 से भाज्यता का रूल। साथियों जिस संख्या में इकाई का अंक 0 है वह संख्या हमेशा 10 से भाज्य होगी। साथियों जिस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 0 है, वह संख्या क्या होगी, 10 से हमेशा भाज्य होगी। ये रूल तो सभी को पता है, जिस संख्या में इकाई का अंक क्या होता हो, 0 होता हो, वो संख्या 10 से हमेशा भाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 11 से भाज्यता का रूल। 11 से भाज्यता। साथियों वो संख्या 11 से पूर्ण भाज्य है जिस संख्या में सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से पूर्ण भाज्य हो। वो संख्या क्या होगी, हमेशा 11 से भाज्य होगी। अर्थात सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो क्या हो, 0 हो या फिर 11 से पूर्ण भाज्य हो। वो संख्या क्या होगी, हमेशा 11 से भाज्य होगी। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। साथियों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है 71, 27, 36 और 2। इसमें देखेंगे विषम स्थान, विषम स्थान में क्या है, 7 2 3 और 2, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। साथियों विषम स्थान के अंकों का योग कितना है, 14। इसी प्रकार हम देखें सम स्थान, सम स्थान में कितना है, 1 7 और 6, 1 7 और 6, 1 और 7 8, 8 और 6 14। अर्थात साथियों 14 - 14 कितना होगा, 0। अर्थात यदि अंकों का अंतर कितना है, 0, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से भाज्य होगी। यदि यहाँ पे अंकों का अंतर कुछ संख्या आती जो 11 से पूर्ण भाज्य होती, तो भी ये संख्या क्या होती, 11 से भाज्य होती। अब साथियों हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है, उनमें से हमें पूछा है कि क्या ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो हम उसमें अभाज्य संख्या ज्ञात देखते हैं कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर वो भाज्य संख्या होगी। या फिर कई बार क्या होती है, वर्ग में कुछ संख्या दी जाती है और हमें पूछा जाता है कि इसका पूर्ण वर्ग संभव है या नहीं है, तो साथियों इसका हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। साथियों अब हम देखते हैं संख्याओं में भाज्यता का रूल। संख्याओं में भाज्यता का रूल, साथियों हमें संख्याओं में भाज्यता का रूल, हमें ये देखना है कि ये संख्या क्या भाज्यक है या अभाज्य संख्या है। तो जो बड़ी संख्या होती है उन्हें हम चेक करते हैं क्या ये भाज्य है या अभाज्य है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उससे बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। माना जैसे कोई p संख्या है, अब हम देखेंगे इससे कोई बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो जिसका रूट संभव हो, जो इससे या तो बराबर हो या इससे बड़ी हो, या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो। यदि इससे बराबर है और जिसका पूर्ण वर्ग हो रहा है तो वो भाज्य है। लेकिन हम देखेंगे इससे बड़ी जो पूर्ण वर्ग हो, फिर उसका हम निकालेंगे वर्ग, और उस वर्ग से छोटी जो अभाज्य संख्या होगी उन सभी अभाज्य संख्याओं को इसमें एक एक का भाग देके चेक करेंगे। यदि उन सभी संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है
तो वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस संख्या को देखते हैं। जैसे एक संख्या है, इस संख्या से हम बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे जो जिसका क्या हो, पूर्ण वर्ग संभव हो। जैसे 196 जिसका पूर्ण वर्ग संभव है, जिसका पूर्ण वर्ग कितना होता है, 14 होता है। अब साथियों हम देखेंगे कि इस 14 से छोटी अभाज्य संख्या है ना, उन सभी अभाज्य संख्याओं का क्या करेंगे, इसमें भाग देके देखेंगे, चेक करके देखेंगे एक एक को। यदि उन सभी संख्याओं का भाग इसमें नहीं जा रहा है तो क्या होगा, ये एक अभाज्य संख्या है। अब हम पहले बात करते हैं 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो साथियों अब हमें देखना है ये संख्या, इन संख्याओं का क्या इसमें भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है। क्योंकि 2 का भाग अभी हमने भाज्यता का रूल देखा था, जिसमें जो सम संख्या हो या इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 3 का हमने देखा था संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना है, 1, 8, 9, 1, 10, 10 3 से भाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य नहीं है। बात करते हैं 5, तो 5 जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो, वो संख्या क्या होती है, 5 से भाज्य, अर्थात ये संख्या 5 से भी भाज्य नहीं है। अब बात करते हैं 7 से भाज्यता। 7 से भाज्यता, इकाई का अंक क्या हमने क्या किया था, दुगुना, दुगुना 1 का दुगुना 2, 2 को हमने 18 से माइनस करेंगे 16, क्या 16 7 से भाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी 7 से भी भाज्य नहीं है। इसी प्रकार 11 से भाज्य नहीं है, 13 से भाज्य नहीं है। 11 से भाज्यता का रूल क्या था, सम और विषम संख्याओं के स्थानों के संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो। तो इसमें विषम स्थान क्या है, 1, 1, 2, और सम स्थान पर क्या है, 8, अर्थात 8 माइनस 2 बराबर 6, जो 6 न तो 0 है और न 11 से पूर्ण भाज्य है, तो ये 11 से भी भाज्य नहीं होगी और 13 से भी भाज्य नहीं होगी। अर्थात ये जो संख्या है ये एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, सिवाय 1 और स्वयं के अलावा इस संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। साथियों हमने देखा था भाग देने का जो हमारा तरीका था, जो पुराना तरीका था, उसका भी एक रूल है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, उसका भी एक तरीका है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे क्या होती है, भाज्य। भाज्य भाज्य में एक साइड क्या होता है, भागफल, और एक साइड क्या होता है, भाजक, और लास्ट में क्या बचता है, शेषफल। तो साथियों ये भी अपने आप में सभी रिलेशन में बनी रहती है, जिसमें क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, और इसमें क्या जुड़ता है, प्लस शेषफल। तो साथियों भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल इंटू शेषफल। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी संख्या या किसी भाग में भाज्य 80 है और भागफल 120 तथा शेषफल 40 है, तो भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा।
तो साथियों ये भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है और पूछा हमें भाजक दे रखा है, भाजक भाजक भाज्य नहीं भाजक दे रखा है, भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है और पूछा हमें क्या है, भाज्य पूछा है। तो हमें पता है भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल है। तो 8 इंटू 12 96 00 प्लस 40 अर्थात हमारे पास कितना है 9640 है, 9640 इसका क्या है आंसर है। तो साथियों इसमें क्या होगा, दो या तीन चीज देती जाएगी, एक चीज पूछ लेगी, एक चीज पूछ ले जाएगा। कई बार शेषफल नहीं देगा, ये भाज्य दे देगा और शेषफल पूछ लेगा, एक चीज को मिसिंग करके एक चीज को मिसिंग कर देगा और दो चीज दे देगा और तीसरी चीज चौथी चीज हमसे पूछ लेगा। साथियों इस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना, जो हम 5वीं छठी से पढ़ते आ रहे हैं लगातार। अब साथियों हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने इतनी देर जो पढ़ा है, जो कल पढ़ा है, जो आज टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक पे हम पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारे टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, संख्या है एक, संख्या 2 स्टार 3 4 5 9 से पूर्ण भाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। साथियों हमें एक अंक दे रखा है, एक संख्या दे रखी है जिसमें एक स्थान पर स्टार दे रखा है और दे रखा है कि ये संख्या 9 से पूर्ण भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में है 1 2 3 और 4। तो साथियों अब हमें पता है 9 से भाजकता का रूल हमने पढ़ा है कि 9 से भाजकता का रूल क्या होता है, इन संख्या में अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो ये संख्या क्या होगी 9 से भाज्य होगी। तो अब हम जो संख्या दे रखी है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस स्टार बराबर जो भी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी 9 से भाज्य होगी। तो 2 3 5 5 और 4 9, 9 और 5 14, अर्थात साथियों हमारे पास है 14 प्लस स्टार। तो आप इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखिए ताकि ये 9 से पूर्ण भाज्य हो। क्या एक रख सकते हैं, एक रखते हैं कि होगा 15, 15 क्या 9 से भाज्य है, तो एक नहीं रख सकते। अब रखेंगे हम 2 रखते हैं क्या हो गया 14 और 2 16, 16 क्या 9 से भाज्य है, तो 16 भी 9 से भाज्य नहीं है, तो 2 भी हम नहीं रख सकते। अब रखेंगे हम 3 रखेंगे तो कितना होगा 17, 14 और 3 17, 17 क्या 9 से भाज्य है, तो हम 3 भी नहीं रख सकते। अब हम रखेंगे 4 रखते हैं, यहाँ पे हो गया 18, 14 प्लस 4 18, तो 18 क्या होता है 9 से पूर्ण भाज्य होता है, अर्थात हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4, अर्थात स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा 4 आएगा, तो ये संख्या क्या होगी 9 से पूर्ण भाज्य होगी। अब साथियों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। साथियों एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम,
0 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। साथियों हमने कल देखा था 0 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 15, 20, 25 और 28 या 18। तो साथियों हमने कल देखा था अभाज्य संख्याएं 0 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। साथियों हमने कल देखा था 0 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 10 अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन में हमें पूछा है 0 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं है। तो 0 से लेकर 100 तक कितनी होगी। 15 + 10 = 25। हमारी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 25। अर्थात 0 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। साथियों कई बार इस टाइप की क्वेश्चन भी पूछते हैं, काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। संख्या में संख्या है एक, संख्या में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो साथियों इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, एक क्वेश्चन कल भी किया था। अब हम देखते हैं इसमें हमें पता है स्थानीय मान और जातीय मान हमने पढ़ा है। इसमें 5 का बात करते हैं पहले स्थानीय मान की। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 है। इसके आगे जितनी संख्या है उतने क्या लेंगे हम 0, 1, 2, 3 अर्थात इसके आगे 3 0 लेंगे। अब बात करते हैं 5 के जातीय मान की। तो 5 का जातीय मान क्या होता है 5 ही स्वयं ही होता है। अर्थात किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है सम ही होता है। और हमें पूछा क्या है इसका अंतर। तो साथियों इसका अंतर कितना होगा 4995। अर्थात 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा 4595। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है। ए में हमें दे रखा है बी में हमें दे रखा है सी में हमें दे रखा है और डी में हमें दे रखा है। तो साथियों हमें पूछा है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है। तो साथियों हमें पता है परमेय संख्याएं कौन सी होती है। जिस संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q क्या होता है नॉट इक्वल टू 0। साथियों इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। साथियों पहली संख्या की बात करते हैं, एक की बात करते हैं जो एक दशमलव अशांत संख्या है। साथियों पहली संख्या दे रखी है दशमलव अशांत संख्या है जिसका कोई अंत नहीं है और इसमें कोई क्रम भी नहीं दे रखा है। तो साथियों इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। साथियों इस संख्या को हम कभी ही P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों इस संख्या की जो रूट में संख्या ही है।
रूट में संख्याएं हैं और जो पूर्ण वर्ग भी नहीं है। हमें दिख रहा है कि कैलकुलेशन करने पर ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनेगा, तो इस संख्या को भी हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और बात करते हैं पाई की। जो पाई भी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। 22/7 22/7 तो परिमेय संख्या है, 22/7 तो परिमेय संख्या ही है, लेकिन पाई का मान होता है 3.1413। आगे ऐसे डॉट डॉट चलता जाता है। ये भी एक दशमलव अशांत संख्या ही है, जिसमें आवर्ती भी नहीं हो रही है और ये कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करते हैं साथियों हम v की। आगे हम इसका मान भी निकालना सीखेंगे, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 3.371 का बार, और इसको हम एक परिमेय संख्या अर्थात p बटे q के रूप में भी लिखते हैं। तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। साथियों आगे हम देखेंगे इस संख्या को p बटे q अर्थात भिन्न के रूप में कैसे बदलना है। हम भिन्न का टॉपिक पढ़ेंगे ना, भिन्न, साधारण भिन्न और मिश्रण भिन्न और दशमलव भिन्न, उस टॉपिक में हम इसको देखेंगे कि इसको भिन्न में कैसे बदलना है। लेकिन जो संख्या जिसकी पॉइंट ये बात आवर्ती लगातार होती रहती है, सेम आवर्ती होती है, वो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। साथियों आज की क्लास में हम इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। आगे वाली क्लास में हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन और करेंगे। और जिस साथी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, और जो भी अपने प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी निकालना स्टार्ट कर दे। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक इन कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मायने नहीं रहेगा। तो साथियों जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे। और आपने जो पीडीएफ देखी है, जो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिली है, उससे आप प्रैक्टिस करें। यदि उसमें कुछ समस्या है, कुछ क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है, तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ताकि हम उन सभी क्वेश्चनों का एक वीडियो लेकर आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का एक सॉल्यूशन का एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बाद जिस क्वेश्चन में समस्या है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ताकि सभी समस्याओं, यदि आप एक स्टूडेंट की समस्या है आप बताओगे, तो आपके मिस से दूसरे स्टूडेंट की समस्या भी वो सॉल्यूशन, वो भी उसका भी कुछ भला। आज का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हुए। नमस्कार साथियों।